तो हेलो फ्रेंड्स, हम आपके सामने लेके आए हैं बजट 2024 स्टडी विद अंशु। फुल डिस्क्रिप्शन, थोड़ी लंबी वीडियो बनेगी बट डैम श्योर आप इसको वीडियो को देखने के बाद पूरे बजट का हर एक पॉइंट समझ जाओगे। इसमें टोटल 97 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं और बजट की कुछ थीम को भी डिस्कस करेंगे। जो गवर्नमेंट ने बजट पास की है वो इंटरिम बजट है, फुल बजट नहीं है। तो व्हाट इज़ इंटरिम बजट, डिफरेंस बिटवीन इंटरिम एंड फुल बजट, सारा कुछ डिस्कस करने वाला है इस लेक्चर के अंदर। तो आइए शुरुआत करते हैं देर नहीं करते हुए। सबसे पहले आपको बता दूं, बजट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, बजट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। आर्टिकल 112 से लेकर आर्टिकल 117 तक बजट के बारे में डिफाइंड है। और बजट नाम से नहीं डिफाइंड है, उसका नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Annual financial statement. The president shall, in respect of every financial year, cause to be laid before the both houses of the parliament statement of estimated receipt and expenditure of government of India for that year. एक्चुअली होता क्या है, अभी बात करूंगा आर्टिकल 266। आगे एक स्लाइड में दिखाऊंगा मैं आपको व्हाट इज़ आर्टिकल 266। उस आर्टिकल में बात करूंगा आखिर क्या पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है गवर्नमेंट को। आइए बात करेंगे। तो आर्टिकल 112, आर्टिकल 113 इसको डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा बनेगा। बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बजट अप्रोप्रिएट बिल किस में है। आर्टिकल 114 अप्रोप्रिएशन मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट उठाया है। ये सप्लीमेंट्री एंड एडिशनल और एक्सेस ग्रांट 115। वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है ये भी मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने आज 116 के अंदर। एंड 117 स्पेशल प्रोविजन एज फाइनेंशियल बिल। स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल क्या है, ये आर्टिकल 117 में डिफाइंड है। ओके, तो इस पर मैं समय नहीं दूंगा बट मैंने स्लाइड इसलिए बना दिया ताकि इसको आप रीड जरूर करो एक बार। और आर्टिकल 266 जैसा मैंने बताया, कॉन्सोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया फॉर द स्टेट्स। मीनिंग क्या है इसका, इसको समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज जितने भी पैसे एलोकेट किए जाते हैं कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, विदाउट पार्लियामेंट के अप्रूवल से गवर्नमेंट उसमें से 1 रुपया भी नहीं निकाल पाएगी। इसलिए गवर्नमेंट एवरी ईयर एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट लेके आती, जो आर्टिकल 112 में डिफाइंड है। और आर्टिकल 267 क्या कहता है, कंटिजेंसी फंड। ओके, सो आपको पता है फाइनेंशियल ईयर कब से कब स्टार्ट होता है भाई। 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च पे फिनिश हो जाता है। आपको पता है कि इस बार जो इलेक्शन होने वाले हैं वो अप्रैल और मई में चलने वाले हैं। मतलब 1 जून में आपकी गवर्नमेंट कोई ना कोई बनने वाली है। ओके, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एंट्रीम बजट पास किया। आफ्टर इलेक्शन फुल बजट पास होगा। फर्स्ट, एक बात आप समझो कि जब ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से 31 मार्च, ओके, तो 31 मार्च तक तो ऐसे ही चलता रहेगा। बट जैसे ही 31 मार्च के बाद ये 2 महीने का समय दिख रहा है, उसमें गवर्नमेंट अपना एक इंटरिम बजट पास करती है। ये मत आप सोचना कि बस 2 महीने के लिए पास की, बट गवर्नमेंट इन 2 महीनों में बड़े बड़े अनाउंसमेंट भी करती है, जो आगे के भी बजट में आप देखोगे। तो वही एंट्रीम बजट, ये 2 महीने में जो पास करी वो एंट्रीम बजट है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंट्रीम बजट एंड वोट ऑन अकाउंट। तो गाइज मैं बता दूं, एंट्रीम बजट एंड वोट ऑफ अकाउंट ऑलमोस्ट इक्वल है। जो गवर्नमेंट ये जो 2 महीने बच रहे हैं इसका खर्चा चलाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय तो करेगी ना। ये उपाय वो पार्लियामेंट से करती है, पार्लियामेंट से उसका अप्रूवल लेती है और एक एंट्रीम बजट पास करती है। तो इतनी रही बात, समझ में आया। वोट ऑन अकाउंट एंट्रीम बजट ऑलमोस्ट इक्वल बात ही है, नो डिफरेंस बिटवीन देम। सो ओके, तो बजट डिवीजन, बजट बनाता है कौन है, तो बजट बनाने वाला है द बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट एंड इकोनॉमिक अफेयर्स इन द फाइनेंशियल मिनिस्ट्री। फिनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो एक डिपार्टमेंट होती है इकोनॉमिक अफेयर, उसमें जो बजट डिवीजन होती है बजट को बनाती है। और बजट स्पीच जो होती है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो आदरणीय निर्मला सीतारमण जी हैं वो प्रेजेंट करी। जैसा आपको पता है कि बजट डिवीज़न डिपार्टमेंट नोडल मिनिस्ट्री बॉडी। ओके, आइए शुरू करते हैं जिसका आपको इंतज़ार है। इंटरिम बजट 24 to 25, निर्मला सीतारमण, स्पीच ऑफ निर्मला सीतारमण। पूरे स्पीच को पढ़ेंगे। गाइस मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर आपको बजट सीखना है तो प्लीज़ एक बार पूरे बजट को रीड करो। डोंट गो इन शॉर्ट मैनर, प्लीज़
एक बार पूरे बजट, जितना भी टाइम ले, एक बार बजट जरूर आप पढ़ो, ताकि आपको फील हो बजट का पैटर्न क्या होता है, बजट को कैसे प्रोसीड करते हैं। ओके, तो पहले मैं थोड़ा सा एक थोड़ी सी बात डिस्कस कर लूँ कि अभी तक जितने भी बजट पास किए गए हैं उसमें सबसे जो लॉन्गेस्ट स्पीच वर्ड्स की बात करो तो हमारे जो मनमोहन सिंह जी हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने डिलीवर्ड किया था जो 18,650 वर्ड्स में इन 1991, जब एलपीजी का रिफॉर्म हुआ था, पता ही हो आपको। और अगर मैं बात करूँ टाइम के रिकॉर्ड में तो 2.42 आवर्स में जो निर्मला सीतारमण जी 2022 यूनियन बजट में पेश की थी। ओके, थैंक यू। अगर आप बात करें कि ऐसे कितने फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो नंबर ऑफ बजट सबसे अधिक पास किए हैं, तो उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आते हैं मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बार बजट पास किया है पार्लियामेंट में। और निर्मला सीतारमण की बात करें जो भी प्रेजेंट टाइम में है, वो अगर आज का काउंट कर लें तो 5 + 1 6 टाइम उनका पोजीशन कुछ ऊपर आने वाला है, वो टॉप 5 में आ गए निर्मला सीतारमण जी, जो 5 बार बजट पास कर चुकी हैं। ओके जी, तो ये सब कॉन्टेक्स्ट है और कंटेंट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आइए इस पूरा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, पूरा लेक्चर लेके चलेंगे इसमें। ओके, इंटरिम बजट 2024-25 स्पीच ऑफ निर्मला सीतारमण, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, 1 Feb, आज के ही दिन। ओके, ऑनरेबल स्पीकर ने क्या क्या कहा, पहले एक बार पढ़ना जरूर इसको आप, मैं उन सब पॉइंट को डिस्कस करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही थी कि उनकी 4 जातियां हैं, उस पर बहुत मेनली फोकस किया गया, उसको इसके अभी आगे पढ़ेंगे। तो वी आर स्टार्टिंग में कहा गया द इंडियन इकोनॉमी हैज़ विटनेस्ड प्रोफाउंड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन द लास्ट 10 ईयर्स, द पीपल ऑफ इंडिया आर लुकिंग अहेड टू द फ्यूचर विथ होप एंड ऑप्टिमिज्म। ओके, ये स्टार्टिंग में उनकी प्रस्तावना है, अपने भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं कि हमारी गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, क्या क्या उन्होंने काम किया, क्या क्या उनका तरीका है काम करने का, और क्या क्या वो करना चाहते हैं, क्या क्या कंप्लीट हो चुका है, सारी चीज़ इसमें डिस्कस करते हैं। So, with the blessing of our people, when our government, under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, assumed office in 2024, the country was facing enormous challenge. Obvious सी बात है, और amples of challenge उस टाइम थे। तो वे सबका साथ सबका विकास ऑफ इट्स मंत्र, तो मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का जो एक मंत्र लेके आगे बढ़े, उसका बहुत बेनिफिट हुआ गवर्नमेंट का, ऐसा निर्मला सीतारमण जी अपने स्पीच के स्टार्टिंग में बोलना चाहती हैं। द गवर्नमेंट ओवरकम दो चैलेंज इन राइट ऑर्नेस्ट। ओके, स्ट्रक्चर रिफॉर्म वर अंडरटेकन, प्रो पीपल प्रोग्राम्स वर रिफॉर्मेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड प्रॉम्प्टली, सो कंडीशन वर क्रिएटेड फॉर मोर अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। इनका कहना है कि जब मोदी गवर्नमेंट आए तो एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की जो कंडीशन है वो मोर फेवरेबल हुई, उसकी कंडीशन ज़्यादा क्रिएट हुई। ओके, द इकोनॉमिक गॉट अ न्यू वैगर्स, द फ्रूट ऑफ डेवलपमेंट स्टार्टेड रीचिंग द पीपल एट स्केल, जो डेवलपमेंट का स्केल है वो काफ़ी डे बाई डे रीच करने लगा, ऐसा कह रही हैं ये। द गवर्नमेंट गॉट अ न्यू सेंस ऑफ पर्पज एंड होप, नेचुरली द पीपल ब्लेस द गवर्नमेंट विद बिगर मैंडेट। ऑब्वियस सी बात है, तभी तो है 10 साल से गवर्नमेंट चल रही है, पीपल का ब्लेस ही है, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही कह रही हैं। इन द सेकेंड टर्म द गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डबल्ड डाउन इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड अ प्रॉस्परस कंट्री विद कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल पीपल इन ऑल रीजन्स। और गवर्नमेंट स्ट्रेंथेड इट्स मंत्र सबका साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास। अब मोदी जी हमारे सबका साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और आई होप बढ़ते भी रहेंगे। आवर डेवलपमेंट फिलोसफी कवर्ड ऑल एलिमेंट और ऑफ इंक्लूसिविटी एंड नेमली। तो आप बात करते हैं जो इंक्लूसिविटी है, वो उसके 2 पार्ट्स इन्होंने बताए, वो क्या, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। तो सोशल इंक्लूसिविटी थ्रू कवरेज ऑफ ऑल ट्रस्ट ऑफ ऑल सोसाइटी। ओके, जियोग्राफिकल इंक्लूसिविटी थ्रू डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री, ईच एंड एवरी पार्ट्स को वो डेवलप करना चाहते हैं। ओके, ये तो छोटी बात रही, आगे बढ़ते हैं। विद द होल ऑफ नेशन अप्रोच ऑफ सबका प्रयास, द कंट्री ओवरकम द चैलेंज ऑफ वन इन अ सेंचुरी पैंडमिक, टुक लॉन्ग स्ट्राइड्स टुवर्ड आत्मनिर्भर भारत। बहुत बार सुन रहे होंगे आप, पिछले ही बजट में आत्मनिर्भर भारत की बहुत चर्चा हुई थी। कमिटेड टू 5 प्राण एंड लेड सॉलिड फाउंडेशन फॉर द अमृत काल। एज अ रिजल्ट आवर यूथ कंट्री हैज़
हाई हाई एस्पिरेशन। इससे जो आत्मनिर्भर भारत है वास्तव में इससे लोगों को बहुत हाई एस्पिरेशन मिला, अपने आप को बूस्ट करने का बहुत मौका मिला उनको, जो जो होप हो रहा था वो लिटरली वो पाए। प्राइड इन इट्स प्रेजेंट एंड होप एंड कॉन्फिडेंस फॉर ब्राइट फ्यूचर, जो आगे उन्होंने कहा, मैं जो बात बोला वही लिखा है। वी एक्सपेक्ट दैट आवर गवर्नमेंट बेस्ड ऑन इट्स stupendous work will be blessed again by the people with the resounding mandate. Okay, तो आइए बात करते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ये यहाँ से ये यूपीएससी प्लीज़ केयरफुल, इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आंसर शीट में कहीं भी, ऐसे वगैरह कहीं पर भी, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, आवर ह्यूमन एंड इंक्लूसिव अप्रोच टू डेवलपमेंट इज़ अ मार्क्ड एंड डेलिब्रेटेड डिपार्चर फ्रॉम द अर्लियर अप्रोच ऑफ प्रोविजनिंग अप टू विलेज लेवल। पहले विलेज लेवल एक्चुअली जो फाउंडेशन रहा मोदी जी गवर्नमेंट का, तो वो क्या विलेज लेवल शुरू हुआ कि विलेज लेवल को कितना स्ट्रॉन्ग बना दें। अगर हमारे विलेज स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारे फार्मर्स स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारे फार्मर्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारी जो खेती होगी, एग्रीकल्चर होगी, वो बहुत बूस्ट करेगी। अगर एग्रीकल्चर बूस्ट होगी तो हमें बिल्कुल फ्रेश खाना मिलेगा, फ्रेश फूड मिलेगा, जिससे हमारा जो माइंड होगा फ्रेश होगा, जिससे हम बहुत बूस्ट करेंगे। ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो उन्होंने क्या किया, development programs in last 10 years have targeted each and every household and individuals through housing of all, har ghar jal, electricity of all, cooking gas for all, bank account, finance service for all in record time. Okay, this is one part. Okay, the worries about food has been element, तो फूड की इशू थी उसको उन्होंने वरी किया। हर एक राशन कार्ड प्रत्येक पर्सन को 5 किलो राशन मिलने लगे, जिससे कि कोई भी भूखा नहीं मर रहा है। यही कह रहे हैं, द वरीज अबाउट फूड हैज़ बिन एलिमिनेटेड थ्रू फ्री राशन फॉर 80 करोड़ पीपल्स, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द प्रोड्यूस ऑफ अन्नदाता and periodically increase appropriately. Okay, these and the provision of basic necessity have enhanced real income in the rural. Obvious सी बात है, पहले भोजन अच्छे से करेंगे, भोजन अच्छे से इनकम करेंगे तभी तो जाके हम इनकम कर पाएंगे, तभी तो वर्क कर पाएंगे। तो पहला गवर्नमेंट का था कि पहले कैसे सबको भोजन प्रोवाइड किया जाए, मीनिंग राशन प्रोवाइड किया जाए, जैसे वो बेसिक नेसेसिटी जो है भोजन का वो प्राप्त कर सके। ओके, अब बात करते हैं सोशल जस्टिस। आवर गवर्नमेंट इज़ वर्किंग विद एन अप्रोच टू डेवलपमेंट दैट इज़ ऑल अराउंड, ऑल परवेसिव एंड ऑल इंक्लूसिव। इसको हिंदी में बहुत सुंदर बताया गया है, सर्वांगिणी, सर्वस्पर्शी एंड सर्वसमावेशी। इट कवर्स ऑल कास्ट, सेक्युलर एंड पीपल एट ऑल लेवल्स। वी आर वर्किंग टू मेक इंडिया अ विकसित भारत बाई 2027। मैं तो बोलता हूँ आप सभी अप्रोच करो विकसित, इससे पहले ही विकसित भारत हो जाए, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। आगे देखते हैं, फॉर अचीविंग द गोल वी नीड टू इम्प्रूव पीपल्स कैपेबिलिटी एंड इम्प्रूव देम। ओके, नेक्स्ट ये पॉइंट आप खुद से पढ़ सकते हो, ये इसी का बस साइकोलॉजिज्म को डिफाइन किया गया है, नो नीड। आई पॉइंट 9, ये जो मेन है यही शुरू होता है थीम जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा। सो एज आवर प्राइम मिनिस्टर फर्मली बिलीव दैट वी नीड टू फोकस ऑन 4 मेजर कास्ट। 4 मेजर कास्ट क्या है, गरीब, पुअर, पहले गरीब पे ध्यान देना भाई साहब, ठीक है, देन महिलाएं, देन वीमेन, यूथ एंड अन्नदाता, फार्मर। ये 4 सबसे बड़ी मेजर कास्ट प्रधानमंत्री जी हमारे बताया। और ये लिटरली आप सोच भी सकते हो, ये सच में बिना इनके कोई भी कंट्री डेवलप नहीं कर सकती। सो देयर नीड, देयर एस्पिरेशन, देयर वेलफेयर और हाईएस्ट, इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है इन पे कमांड करना। ओके, तो पहला गरीब कल्याण, देश का कल्याण। अगर गरीब का कल्याण करोगे, देश का कल्याण करोगे, ये पहला हेडिंग निर्मला सीतारमण जी ने अपने स्पीच में बोला आज कि वी बिलीव इन एम्पावरिंग द पुअर, द अर्लियर अप्रोच ऑफ टैकलिंग पॉवर्टी through entitlement and resulted in very modest outcomes. When the poor become empowered partners in the development process, government power to assist them also increase manifold. Okay, with the pursuit of Sabka Saath in 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom for multi-dimensional property. It is a major achievement. गवर्नमेंट की जो मेजर अचीवमेंट है कि उन्होंने 25 करोड़ पीपल्स को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से एलिमिनेट कर दिया। ओके, द गवर्नमेंट एफर्ट आर नाउ गेटिंग
synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. Okay, ये तो वन पार्ट रहा। दूसरा है डायरेक्ट डीबीटी। ये तो हर बजट में जानते ही हुआ, लेकिन डीबीटी में क्या अचीवमेंट मिला गवर्नमेंट को, ये बहुत बड़ी बात रही भाई। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ ₹34 lakh crores फ्रॉम द गवर्नमेंट यूजिंग पीएम प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट हैज़ लेड टू सेविंग ₹2.7 lakh crore फॉर द गवर्नमेंट। कि जो 2.7 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या क्या सेव किया भाई, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है फॉर द गवर्नमेंट। दिस हैज़ बीन रियलाइज थ्रू अवॉइडेंस ऑफ लीकेज एज प्रिवेंट अर्लियर। ऑब्वियस सी बात है, द सेविंग हैव हेल्प इन प्रोवाइडिंग मोर फंड फॉर गरीब कल्याण। यही रीज़न है कि अब गरीब नई नई चीज़ें गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर रही है। ओके, नेक्स्ट, पीएम स्वनिधि हैज़ provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From the total 2.3 lakhs have received credit for the third time. Okay, तो 2.3 lakh have received credit for third time. ये तीसरी बार ये मोदी गवर्नमेंट की अचीवमेंट थी। ओके, नेक्स्ट, पीएम जनमन योजना रिचेज आउट टू द पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है कि पीएम जनमन इज रिलेटेड टू ट्राइबल ग्रुप, ध्यान रखिएगा। हु हैव रीमेन आउटसाइड द realm ऑफ डेवलपमेंट सो फार। पीएम विश्वकर्मा आपको पता ही होगा, योजना जो है इन टू सपोर्ट आर्टिशंस के लिए है और उसमें 18 ट्रेड्स हैं, ये ध्यान देना आपको। द स्कीम्स फॉर एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांग्स एंड ट्रांसजेंडर पर्सन रिफ्लेक्ट फ्रॉम रिजॉल्व द गवर्नमेंट ऑफ लीड नॉर्थ। ओके, वेलफेयर ऑफ अन्नदाता, वेलफेयर ऑफ अन्नदाता पे आते हैं, फार्मर्स पे आते हैं। फार्मर्स के लिए क्या क्या है, फार्मर्स आर आवर अन्नदाता एवरी ईयर। पीएम किसान सम्मान योजना, डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू 8। जो गवर्नमेंट एवरी ईयर जो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करी फार्मर्स को है 11.8 करोड़, इंक्लूडिंग मार्जिनल स्मॉल फार्मर, सब दोनों के लिए। क्रॉप इंश्योरेंस के लिए 4 करोड़ एंड फसल बीमा योजना के लिए। ओके, ये रहा वन पार्ट। ये 15 पार्ट क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट हैज़ इंटीग्रेटेड 1361 मंडीज, 1361 मंडीज एंड प्रोवाइडिंग 1.8 करोड़ फार्मर विथ ट्रेडिंग वॉल्यूम 3 लाख करोड़। ओके, ये तो रहा फार्मर्स के बारे में भाई। अब बात करते हैं एम्पावरिंग अमृत पीढ़ी द युवा, यूथ के लिए कहा गया है। यूथ के लिए क्या है, पीएम स्कूल फॉर, जो पीएम श्री है ये किस लिए है भाई, क्वालिटी टीचिंग के लिए, नर्चिंग होलिस्टिक एंड वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स के लिए। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पीएम श्री इज इंपॉर्टेंट। द स्किल इंडिया मिशन हैज़ ट्रेंड 1.4 करोड़ यूथ अप स्किल एंड रीस्किल्ड, कितने 54 लाख यूथ, इतने यूथ को, और रीस्किल्ड किया 54 लाख यूथ को। इस्टेब्लिश 3000 न्यू ITIs, और इंस्टीट्यूशन में देखो 7 IITs, 16 IIITs, 7 IIMS और 15 AIMS। ओके, मतलब 390 यूनिवर्सिटीज़, 390 यूनिवर्सिटीज़ हैज़ बीन सेटअप। 390, इट्स अ बिग अचीवमेंट, जैसा कि निर्मला सीतारमण जी ने बताया। ओके, पीएम मुद्रा योजना हैज सैंक्शन 43 करोड़ लोन्स एग्रीगेटिंग 22.5 लाख करोड़ फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एस्पिरेशन फॉर आवर यूथ। ओके, नाइस। तो रोजगारदाता के लिए भी, रोजगारदाता हमारे जो यूथ हों वो खुद रोजगारदाता बने, इसके लिए गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रही है यूथ के लिए। और इन्होंने इंटरिम बजट में इसको स्पेशली बोला, तो 4 कास्ट है, 4 कास्ट है, 4 जाति हमारे प्रधानमंत्री की, उनमें यूथ भी एक नंबर है गाइज। और मैं बता दूं, चेस प्लेयर जो हमारे हैं, इसमें इन्होंने एशियन गेम की बात की। एशियन गेम में जो हमारे इंडियंस ने अचीवमेंट फाइंड आउट किए हैं, और जो अचीवमेंट मिला है उनको गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में, जो चेस प्रोजी आवर नंबर 1 रैंक प्लेयर प्रज्ञानंदा पुट अप stiff fight against the reigning world champion मैग्नूस चार्लसन। ये ध्यान रखिएगा, स्टेट पीसेस के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। एंड टुडे इंडिया हैज़ 80 चेस ग्रैंड मास्टर। अब सोचो, अभी इस टाइम में 80 चेस ग्रैंड मास्टर हैं,
और 2010 में 20 ओवर। सोचो कितना बड़ा अचीवमेंट है। नाइस। मोमेंट ऑफ नारी शक्ति, ये तो होना ही था। ऐसा कोई ईयर पेपर नहीं जिसमें नारी शक्ति पे क्वेश्चन न पूछे यूपीएससी। सो द एम्पावरमेंट ऑफ वुमन थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, ईज ऑफ लिविंग, डिग्निटी ऑफ देम हैज़ गेन मोमेंटम इन दिस 10 ईयर्स। मतलब इन्होंने बताया एंटरप्रेन्योरशिप और ईज ऑफ लिविंग जो है वीमेंस का, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ इस इन 10 सालों में। 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन्स हैज़ बीन गिवन टू वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप। 30 करोड़ मुद्रा योजना। See the data, huge data. Female enrolled in higher education has gone up 28% in 10 years. बहुत बड़ा डेटा ये भी है। अगर फीमेल्स वर्क नहीं करेंगे तो हमारी कंट्री कैसे डेवलप करेगी? हम डेवलपिंग ही रह जाएंगे। अब फीमेल्स आर इक्विवेलेंट टू द मेल। In STEM course, girls and women constitute 43% of the enrollment of the highest in the world. All these measures are getting reflected in increasing participation of women in workforce. Okay. ट्रिपल तलाक को तो आप जानते हो कि ट्रिपल तलाक, मेकिंग ट्रिपल तलाक इलीगल, जो बहुत प्रेवलेंट था सोसाइटी में, जिससे वुमेंस का बहुत इंपॉवरमेंट हुआ। ये वीमेंस एम्पावरमेंट की बात कही गई। अब बात करते हैं जीडीपी, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। तो इसमें कहा गया बिसाइड delivering on high growth in terms of gross and domestic product, the government is equally focused on more comprehensive GDP, मीनिंग गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है। और इन्होंने गुड गवर्नेंस का डेफिनेशन यहाँ पे दे दिया है। आवर गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, people centric, prompt, trust based administration with citizens first and minimum government and maximum governance approach. Okay. एक्सटर्नल सेक्टर की बात की इन्होंने। द इम्पैक्ट ऑफ ऑल अराउंड डेवलपमेंट इज इनसर्नेबल इन ऑल सेक्टर्स। देयर इज अ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंक्लूडिंग द एक्सटर्नल सेक्टर। जो स्टेबिलिटी है इकोनॉमिक सेक्टर में, एक्सटर्नल सेक्टर में, FDI, FPI, FII, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो काफ़ी ह्यूज इसमें डेवलपमेंट हुआ। इन्वेस्टमेंट आर रोबस्ट, द इकोनॉमी इज़ डूइंग वेल। तो पीपल्स आर लिविंग बेटर, वही कहानी है। इन्फ्लेशन काफ़ी कम हुआ है, पीपल इक्विप्ड हुए हैं, उनको रोज़गार का बहुत साधन मिला है, ऐसा कह रही हूँ। ओके, अब इकोनॉमिक मैनेजमेंट की बात करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट्स पे आते हैं। तो ऑल फॉर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल, डिग्निटी एंड सोशल आर बीइंग बिल्ड इन रिकॉर्ड टाइम। ओके, ठीक है। ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर बिकमिंग एक्टिव पार्टिसिपेंट इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियस सी बात है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगा जब सारे लोग का पार्टिसिपेंट होगा, ऐसा कहना चाह रही। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अ न्यू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन इंक्लूड हुए? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, ये इंक्लूड होते हैं। 31st सेंचुरी इज इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी इकोनॉमी को डेवलप होने के लिए इसको आपको बिल्ड स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा भाई। ओके, GST के बारे में आपको बताइए, वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स, बहुत ही, ये तो काफ़ी साल से चर्चे में। स्ट्रेंथिंग ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर हैज़ हेल्प इन मेकिंग सेविंग, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट मोर एंड एफिशिएंट। ऑब्वियस ये बात है, ज़्यादा हेल्प हो रही है। ये बाकी दो चीज़ है। इन्फ्लेशन मैनेजमेंट है हेल्प कीप प्रोएक्टिव इन्फ्लेशन मैनेजमेंट हैज़ हेल्प्ड कीप इन्फ्लेशन विद इन द पॉलिसी बैंड। इतनी बात समझा गई। आइए ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो जियो पॉलिटिकल बात करेंगे इससे पहले। तो जियो पॉलिटिकल में एक्चुअली क्या है कि इतने वॉर्स हो रहे हैं, इतने पैंडमिक आया ऊपर से वॉर, इसे फिर से रिवैम्प करने की ज़रूरत है। वही कहना चाह रहे हैं कि इसे हमको फिर से बैठ के बात करने की ज़रूरत है, और फिर से कैसे कोई भी कंट्री बूस्ट करे अपने आप को, इस पर जोर देने की ज़रूरत है। तो वही इन्होंने यहाँ पर फोकस किया है। और G20 की प्रेसिडेंसी जो इंडिया में मिली है, वो उस समय कितना बहुत चैलेंजिंग था। कोविड-19 से हम जूझ रहे थे, फिर हाई इंटरेस्ट रेट था, लो ग्रोथ थी, हाई पब्लिक डेट था, फिर भी हमने G20 प्रेसिडेंसी को बहुत अच्छे से भी, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम में भी बहुत अच्छे से उसको ओवरकम किया और उस पर अचीवमेंट फाइंड आउट किए। ओके, ये रहा ये बात। ये जो वर्ड लिखा है इसको आप जरूर पढ़ सकते। विल बिकम द बेसिस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर ऑफ कम, एंड हिस्ट्री विल रिमेंबर दैट इट विल कॉरिडोर वॉज इनिशिएटेड ऑफ इंडियन सॉयल। नाइस। ये ऐसे का डायरेक्ट वर्ड भी हो सकता है, क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। विजन फॉर विकसित भारत। विकसित भारत की बात करते हैं, जो हम सबकी बहुत पहले से ही इच्छा है कि हम जल्दी से विकसित हों भाई। सो आवर विजन फॉर विकसित भारत इज़ दैट प्रॉस्परस भारत इज़ हार्मनी विथ नेचर,
with modern infrastructure and providing opportunities for all citizens and all region to reach great potential। मतलब सेकुलरिज्म को फॉलो करने की बात कर रही हैं यहाँ पे सारे धर्म मिलके एक विकसित भारत विकास भारत को कैसे विकसित के मार्ग पर मतलब विकास के पथ पे ले जा सकते हैं, ये देश के यूथ ही कर सकते हैं, ये सेकुलरिज्म ही कर सकती है। जाति में मतभेद नहीं होना चाहिए, वही सबका विश्वास सबका साथ यहाँ। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही रहा तो डेवलप्ड इंडिया एट द हम 2047 में ज़रूर 100% विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे। फिर कहते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज इन हिज इंडिपेंडेंट डे एड्रेस टू द नेशनल मेंशन देयर इज़ नो डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ as many opportunities as we want, the country is capable of creating more opportunity, sky is the limit। नाइस, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट हमारे प्रधानमंत्री जी इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने डायरेक्ट डिलीवर्ड किया था सबके सामने कि देर इज़ नो डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ as many opportunities as we want, the country is capable of creating more opportunities, sky is the limit। okay, strategy of अमृतकाल, अमृतकाल की स्ट्रेटजी है ये, इसको आप पढ़ सकते हो, सिंपली पढ़ना है, नो बिग थिंग, बस इसको आप पढ़ते जाओ, रीड करते जाओ। ओके, हम इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पे, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की बात करें तो ऑल आवर गवर्नमेंट्स स्टैंड्स रेडी टू असिस्ट द स्टेट इन फास्टर डेवलपमेंट ऑफ एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स इंक्लूडिंग जनरेशन ऑफ एम्पल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। मतलब वो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को कैसे इन्हेंस करें इस पे बहुत फोकस करना चाह रही है इस इंटरिम बजट में, ऐसा पेश किया निर्मला सीतारमण जी ने। ओके, डेवलपमेंट ऑफ ईस्ट, ईस्ट कैसे डेवलपमेंट हो, सो डेवलपमेंट ऑफ ईस्ट, तो आवर गवर्नमेंट विल पे utmost attention to make the eastern region and its people powerful driver of India's growth। ऐसा क्यों है? ईस्टर्न रीजन हमारे लिए बहुत ही यूनिक स्ट्रेटजिक पॉइंट है। हमारे जो दुश्मन भी हैं आपको पता है सारे उधर ही हैं, जो इसलिए हमारे लिए जो बहुत ही यूनिक पॉइंट और स्ट्रेटजिक पॉइंट है ईस्ट, तो ईस्ट को स्ट्रॉन्ग करना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। पीएम आवास योजना ग्रामीण, डिस्पाइट द चैलेंज ड्यू टू द COVID-19 implementation of PM आवास योजना ग्रामीण continue and we are close to achieving the target of 3 crore houses। 3 crore houses guys, 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement aspiring from increase in the number of families। next 5 years में 2 करोड़ और इंक्रीज करने वाले हैं, ये बहुत अच्छी बात है। रूफ टॉप सोलराइजेशन एंड मफ्ट बिल्डिंग, ये देखिए, through rooftop solarization 1 crore household will be enabled to obtain 300 unit free electricity every month। This scheme followed the resolve the Honorable Prime Minister on the holistic day of consultation of Ram Mandir in Ayodhya। राम, जैसा कि पता ही आपको, राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई है अभी हाल ही में 22 जैन को। saving the 15 to 18 house rupees annually, saving up to the 15 and 18,000 rupees annually for household from 3 solar electricity and selling the surplus and distribution companies। फिर क्या है, चार्जिंग द, बताइए आपको कि इंडिया जीरो कार्बन एमिशन की तरफ बढ़ रही है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रही है। जीरो कार्बन एमिशन के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वेंडर्स फॉर सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ द यूथ विद टेक्निकल स्किल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। ओके, अब मिडिल क्लास की बात भी यहाँ कर ली भाई, कुछ छोड़ा नहीं इन्होंने, पूरी बात कर ली। ये 2 महीने का बजट नहीं भाई, ये तो बहुत ही यूनिक बजट पास किया गया इस बार। आवर गवर्नमेंट विल लॉन्च अ स्कीम टू हेल्प डिजर्विंग सेक्शन ऑफ मिडिल क्लास। भाई पुअर को देख लिया तो भाई मिडिल क्लास को भी देखेंगे, वो लिविंग इन
रेंटेड हाउस, जो रेंटेड हाउस में रहते हैं, स्लम्स में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, कॉलोनीज़ में ऐसे रह रहे हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ इसमें प्रावधान किए हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए भी सेवरल यूथ आर ambitious to get qualified as doctor. They aim to serve our people through improved healthcare service. Our government plan to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure. उन्होंने इस पे भी बहुत फोकस किया है कि मेडिकल कॉलेज को कैसे बूस्ट करें यहाँ पे। सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन की भी यहाँ पर बात की है, ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है इस पे। और गवर्नमेंट विल इंकरेज वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स इन एज ऑफ ग्रुप 9 to 14 ईयर, ये गाइस ध्यान रखिए, 9 to 14 ईयर फॉर प्रिवेंशन फॉर सर्विकल कैंसर, ध्यान रखिए सर्विकल कैंसर। फिर बात किया है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर की, बात की है हमने। ये सब बिल्कुल यूनिक टॉपिक है, ये तो बिल्कुल पढ़ के ही जाना है ये सब। वेरियस स्कीम फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड केयर विल बी ब्रॉट अंडर द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर सिनर्जी इन द इम्प्लीमेंटेशन अपग्रेडेशन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स अंडर द सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0। ध्यान रखिएगा, सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 प्रोग्राम जो है वो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर से रिलेटेड है। विल बी expedited for the improved nutrition delivered and every child care and development. Okay. A newly designed UWIN, ये भी ध्यान रखिएगा, प्लेटफॉर्म फॉर मैनेजिंग द इम्यूनाइजेशन एंड इंटेंसिफाइड एफर्ट फॉर मिशन इंद्रधनुष। ये मिशन इंद्रधनुष ध्यान रखिएगा, UWIN पूछा जाता है, UWIN इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मिशन इंद्रधनुष, विल बी रोल्ड आउट एक्सपीडिटियसली थ्रू आउट द कंट्री। ओके। आयुष्मान भारत हेल्थ केयर आपको पता ही है, बहुत पहले चल रहा है। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग पता है, तो वही जो मैंने बात किया अभी, द एफर्ट ऑफ वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड बूस्टिंग फार्मर इनकम्स विल बी स्टेप्ड अप। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हैज़ बेनिफिटेड 38 लाख फार्मर्स। सोचिए भाई, इतने लाख फार्मर्स को उन्होंने बेनिफिट पहुँचाया है एंड जनरेटेड 10 लाख एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया गया। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना हैज़ असिस्टेड 2.4 lakhs SHGs and 60,000 individual with credit linkage. Nice data. Other schemes are complementing the effort for reducing post-harvest losses and इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिव एंड इनकम्स। बेसिकली यहाँ एग्रीकल्चर फोकस किया गया है, ध्यान रखिएगा। एग्रीकल्चर यूपीएससी का सिलेबस है पेपर 3 में। सो आवर ensuring faster growth in sectors, our government will be further promote private and public investment। प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट को भी उन्होंने क्या किया, प्रमोट किया है। पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटी इंक्लूडिंग एग्रीगेशन, मॉडर्न स्टोरेज, एफिशिएंट सप्लाई चेन, प्राइमरी सेकेंडरी प्रोसेशन एंड मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के रूप में। ओके। नैनोडैप, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ के जाएं। आफ्टर द सक्सेसफुल ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ नैनो यूरिया, application of NanoDAP on various crop will be expanded in all agroclimate zones। तो NanoDAP is directly related to the various crops। ओके। आत्मनिर्भर भारत ऑयल शीट अभियान, इसमें देखिए आत्मनिर्भर भारत ऑयल शीट अभियान में देख सकते हैं आप कि बिल्डिंग ऑन द इनिशिएटिव अनाउंसमेंट इन 2022 और स्ट्रेटजी विल बी फॉर्मुलेटेड टू अचीव आत्मनिर्भर भारत फॉर ऑयल शीट्स सच एज मस्टर्ड, ग्राउंडनट, ये सब जो वेराइटीज़ लिखी गई हैं ऑयल शीट की, इस पे ध्यान दिया गया है। दिस विल कवर द रिसर्च एंड हाईली यील्डिंग वेराइटीज़। बेसिकली ऑयल शीट पे बात की गई, नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट ध्यान दीजिए, पढ़ लीजिए इसको। डेयरी डेवलपमेंट में भी बात किया गया है एंड मत्स्य संपदा, इस पे तो क्वेश्चन पूछा भी गया है भाई, ध्यान देखिए। इट वॉज आवर गवर्नमेंट विच सेटअप अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर फिशरीज रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ असिस्टिंग द फिशरमैन। ऑब्वियस ही बात है, इसके लिए अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करने की बात चल रही है। एंड this has resulted in doubling the both inland and aquaculture production, seafood export since 2013 to 14 has also doubled। okay। मत्स्य संपदा में ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इनहेंस एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी फ्रॉम एग्जिस्टिंग 3 to 5 टन पर हेक्टेयर, ध्यान रखिएगा कितना भाई, 3 to 5 टन, एंड डबल एक्सपोर्ट टू 1 लाख करोड़, डबल एक्सपोर्ट टू
1 लाख करोड़। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, जनरेट 55 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नियर द फ्यूचर, ऐसा कहा गया है। तो ये हमारे इंक्लूसिव ग्रोथ जो हम सोच रहे हैं और जो विकसित भारत की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये 3 पॉइंट्स जो हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। लखपति दीदी, ये देखिए लखपति दीदी, 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with the empowerment and self-reliance. Their success has assisted nearly 1 crore women to become the Lakhpati Didi already. मतलब कि वीमेंस कैसे एम्पावरमेंट, वीमेंस का कैसे एम्पावरमेंट हुआ, कैसे वो ग्रोथ ही, उसके बारे में कहा गया कि वीमेंस कैसे लखपति हुई, इसके लिए कहा गया। दे आर इंस्पायरेशन टू अदर्स, ये दूसरे के लिए प्रेरणा है। देयर अचीवमेंट्स विल बी द रिकग्नाइज्ड थ्रू ऑनरिंग देम, ये बात की गई लखपति दीदी के लिए, भाई ध्यान रखिएगा। एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस के लिए बात, टेक्नोलॉजी चेंजेस क्या है, न्यू एज टेक्नोलॉजी एंड डाटा आर चेंजिंग द लीव्स ऑफ पीपल एंड बिजनेसेस, दे आर ऑल्सो इनेबलिंग न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटेटिंग प्रोविजंस। ओके, ये प्रोविजंस जो है हाई क्वालिटी सर्विस एट द अफोर्डेबल प्राइस फॉर ऑल इंक्लूडिंग दोज एट बॉटम पिरामिड। ओके, रिसर्च एंड इनोवेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ते हैं भाई क्या क्या इस स्पीच में दिया गया। प्राइम मिनिस्टर शास्त्री गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान। प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी मेड दैट जय जवान जय किसान जय विज्ञान। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज फर्दर दैट टू जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय, ये स्टेटमेंट देखिए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और हमारे मोदी जी ने फिर से इसको चेंज किया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान एंड जय अनुसंधान, नाइस, एज इनोवेशन दैट फाउंडर ऑफ डेवलपमेंट। ओके, फॉर द, ये पूछा जाता है कि नारा किसने दिया है, किसने, स्लोगन किसका है। फॉर आवर टच सेवी यूथ दिस विल बी द गोल्डन एरा, बिल्कुल, बिकॉज ये यूथ का एरा है, इसलिए अगर हम यूथ को इम्पोर्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी इनोवेशन में यूथ को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हमारा टेक्नोलॉजी बहुत बूस्ट करने वाली है। ओके जी, सो कॉर्पस ऑफ ₹1 लाख करोड़ विल बी इस्टेब्लिश्ड विद द 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन, इतना इस्टेब्लिश किया गया कॉर्पस में। ओके, द कॉर्पस विल प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और रीफाइनेंसिंग विथ लॉन्ग टेनर्स एंड लो और नील इंटरेस्ट रेट्स। ओके, ये बड़ी बात है, इसको ध्यान रखिएगा। दिस विल इंक्रीज द प्राइवेट सेक्टर टू स्केल अप research and innovation significantly in sunrise domains, and we need to have programs that combine the power of our youth and technology. ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यूथ को इन सब चीज़ों में इनकॉर्पोरेट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, बूस्ट ही करने वाले हैं कंट्री को, और इतना बूस्ट कर सकते हैं कि बियॉन्ड आवर थिंकिंग, हमारे सोच से भी ज़्यादा अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं ये सब चीज़ें। ओके, न्यू स्कीम विल बी लॉन्च फॉर स्ट्रेंथनिंग द डीप टेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस पर्पज एंड एक्सपेंडिंग आत्मनिर्भरता, ध्यान रखिएगा, आत्मनिर्भरता क्या है। और न्यू स्कीम विल बी लॉन्च्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग डीप टेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस पर्पजेज एंड एक्सपेडिटेटिंग। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं गाइस, तो बिल्डिंग ऑन द मैसिव ट्रिपलिंग ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर outlay in the past 4 years resulting in a huge multiplier impact on the economic growth and the एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इसके थ्रू हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू। ऑब्वियस सी बात है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो जॉब क्रिएशन तो होना ही होना है और एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। द आउटले फॉर द नेक्स्ट ईयर इज बीइंग इंक्रीज बाई 11.1%, ध्यान रखिएगा 11 लाख, ये इसका डेटा है। अब रेलवे की बात ही ना हो तो ऐसा हो सकता है, ये रेलवे की बात करते हैं। 3 major railway corridor programs will be implemented. These are energy, mineral and cement corridor, port connectivity corridor and high traffic density corridor। ध्यान रखिएगा, 3 जो कॉरिडोर, मेजर कॉरिडोर है जो क्रिएट किए जा रहे हैं, एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर एंड हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। ओके, द प्रोजेक्ट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड अंडर द PM गति शक्ति, ध्यान रखिए PM गति शक्ति के द्वारा
for the enabling multi-modal connectivity. This will improve logistic efficiency and reduce cost. Okay. ये उसके बारे में जीडीपी के बारे में बात किया गया है। आइए बात करते हैं एविएशन सेक्टर की बात। अब तो रेलवे की बात करते हैं तो एविएशन कैसे छूटे भाई, आइए बात करते हैं। द एविएशन सेक्टर हैज़ बिन गैल्वनाइज्ड इन द पास्ट 10 ईयर। ऑब्वियसली बात है, गैल्वनाइज तो हुआ ही, आप देख ही रहे हो। इनोवेशन बहुत ज़्यादा डेवलप किया हुआ है। नंबर द एयरपोर्ट हैज़ डबल टू 149, डबल है बिल्कुल। रोल्ड आउट द एयर कनेक्टिविटी टू टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ अंडर द उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम को है एविएशन सेक्टर से, ध्यान रखिएगा। उड़े देश का आम नागरिक, पढ़ाई आपको। 517 new routes are carrying 1.3 crore passengers. Indian carriers have proactive place orders over 1000 new aircrafts. ये एविएशन सेक्टर में तो गवर्नमेंट ने जो अचीवमेंट फाइंड आउट किया, लिटरली इसके लिए आप बिल्कुल प्रेज कर सकते हो गवर्नमेंट का। मेट्रो एंड नमो भारत की बात करते हैं। मेट्रो एंड नमो भारत क्या है? वी हैव फास्ट एक्सपेंडिंग मिडिल क्लास एंड रैपिड अर्बनाइजेशन इज टेकिंग प्लेस। ऑब्वियस सी बात है। मेट्रो रेल एंड नमो भारत कैन बी दैट कैटलिस्ट फॉर द रिक्वायर्ड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखिए, expansion of 3D system will be supported in large cities focusing on ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ओके, ये तो नमो भारत की बात कर ली। ग्रीन एनर्जी की बात कर ले भाई, ये भी ज़रूरी है बहुत। क्या है? टुवर्ड्स मीटिंग आवर कमिटमेंट फॉर नेट जीरो। आपको पता ही, नेट जीरो कार्बन एमिशन बाई 2070। द फॉलोइंग मेजर्स, वो फॉलोइंग मेजर्स क्या है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 पॉइंट को ध्यान समझते हैं। वाइबिलिटी गैप फंडिंग विल बी प्रोवाइडेड फॉर हार्शनिंग ऑफशोर विंड एनर्जी पोटेंशियल फॉर इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 1 गीगावाट। ये देखिए, वाइबिलिटी गैप फंडिंग विल बी प्रोवाइडेड फॉर हार्शनिंग ऑफशोर विंड एनर्जी पोटेंशियल फॉर इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 1 गीगावाट। पहला पॉइंट। दूसरा क्या है? कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन कैपेसिटी कितना भाई? 10 MT विल बी सेटअप बाई 2030। कितना भाई? 100 जो MT सेट किया जा रहा है वो कब सेट किया जा रहा है? 2030. This will also help to reducing the import of natural gas, methanol and ammonia. Okay. Phased mandatory blending of compressed biogas, compressed natural gas for transport and piped natural gas for domestic purpose will be mandated. Okay, ये 3 पॉइंट्स वेरी इजी। कोई डाउट होता पूछ सकते कमेंट बॉक्स में, अगर कोई कहीं भी आपको डाउट आए तो। फाइनेंशियल असिस्टेंट विल बी प्रोवाइड फॉर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ बायोमास एंड एग्रीगेशन मशीनरीज टू सपोर्ट कनेक्शन। ओके, थर्ड ये क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम की बात की गई, इसको आप खुद से पढ़ो, जो हम बात भी कर चुके, बार बात करें इसकी। बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री, इसकी बात कर सकते हो। ये ब्लू इकोनॉमी 2.0 जरूर बात करेंगे। व्हाट इज़ ब्लू इकोनॉमी 2.0? फॉर प्रोवाइडिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट एक्टिविटीज़। जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एक्टिविटीज़ को ही क्या है? ब्लू इकोनॉमी 2.0 के अंदर रखा गया है। स्कीम ध्यान रखिएगा, ब्लू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बस, इसके आगे कुछ नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट टूरिस्ट सेंटर। द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग G20 मीटिंग is 60 places presenting diversity of India to global audience. Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. Our middle class also now aspires to travel and explore. Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunity for local entrepreneurship. Obviously बात है, अगर देश में अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिक जो कंडीशन है बहुत बूस्ट करेगी। वही कहानी टूरिज़्म के बारे में आप पढ़ लीजिए बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए बात की गई यहाँ पर। जो FDI का इनफ्लो है वो इतना बिलियन मार्किंग, ये ऑब्वियस ही बात है। यहाँ FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ऑब्वियस ही बात है बढ़ रही कंट्री में। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट कंट्री की बढ़ेगी, तो ऑब्वियस ही बात है जो एक्सटर्नल सेक्टर है अपने इंडिया का बहुत ग्रो करेगा। ओके, फर्स्ट डेवलप इंडिया जो यहाँ रिफॉर्म इन द स्टेट ऑफ विकसित भारत जो ऊपर पढ़ा उसी का रिफॉर्म है ये। सोसाइटल चैलेंजेस को क्या है? ये
इसको पढ़ो आप। अमृतकाल जो ऊपर पढ़ा उसका डिस्क्रिप्शन है भाई, नो न्यू रिवाइज्ड। ओके, ये पढ़ रिवाइज एस्टिमेट कर लेते हैं, सबसे ज़रूरी है ये। तो रिवाइज एस्टिमेट ऑफ टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग इज इतना लाख करोड़, ऑफ विच द टैक्स रिसिप्ट आर कितना लाख, मतलब कि जो आपका बोरोइंग है अदर देन बोरोइंग 27.56 लाख करोड़, ऑफ विच द टैक्स रिसिप्ट कितना है 23.24 लाख करोड़। इसको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं, ये डेटा अगर आप लर्न कर सकते हो तो करो जरूर। द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज कितना है 44.90 लाख करोड़। रिवाइज एक्सपेंडिचर कितना है, रिवाइज एस्टिमेट फॉर टोटल एक्सपेंडिचर 44.90 लाख करोड़। रेवेन्यू रिसिप्ट एट 30.03 lakh crores are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy। obvious सी बात है कि ये शो कर रहा है कि जो इकोनॉमी है वो आपका जरूर मोमेंट, इकोनॉमी को आपको मोमेंट मिल रहा है। द फिजिकल डेफिसिट 5.8% ऑफ जीडीपी। ध्यान रखिएगा, बहुत जैसा कि सीतारमण जी की बात स्पीच अब सुने भी होगे, वो कहीं कि आप देखिएगा नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट बजट तक हम फिजिकल डेफिसिट जरूर 4.5 के अंदर ही कर देंगे पूरा। बहुत अच्छा अचीवमेंट है ये तो। ओके, बजट एस्टिमेट की बात करते हैं। कमिंग टू 2025 द टोटल रिसिप्ट अदर देन द बोरोइंग एक्सपेंडिचर कितना है। अब दोनों में कंपेयर देख लो, बस दोनों कंपेयर। इसमें जो इसमें कितना 27.56 लाख करोड़ था, इसमें कितना है 30.80, और ये टैक्स रिसिप्ट कितना था एंड इतना लाख करोड़ रिस्पेक्टिवली टैक्स। और टैक्स रिसिप्ट कितना एस्टिमेट किया गया है 26.02 करोड़ 26.02 लाख करोड़ रुपीज़। और क्या है, द स्कीम्स और 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर टू स्टेट विल बी कंटिन्यूड दिस ईयर विल टोटली आउटले ऑफ 1.3 लाख करोड़। तो जो स्कीम फॉर 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर टू द स्टेट, ठीक है, विल बी कंटिन्यूड दिस ईयर विल टोटल आउटले ऑफ रुपीज़ 1.3 लाख करोड़। ओके, ये तो रही बात। ये डेटा पढ़ना है आपको कि वी कंटिन्यू ऑन द पाथ ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन एज अनाउंसमेंट इन माई बजट स्पीच ऑफ फॉर 21-22 टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट बिलो। जैसे मैंने ऊपर बात कहा कि ये फिजिकल डेफिसिट को 4.5 के बिलो करना चाहती है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, बाय 25-26 तक। ये बड़ा अचीवमेंट है। अभी जो इस बार का जो फिजिकल डेफिसिट है 5.1, ऑब्वियस सी बात है 5.8 से 5.1 पे कम हुआ जो फिजिकल डेफिसिट है, ये बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। द ग्रॉस एंड नेट बोरोइंग थ्रू डेटेड सिक्योरिटी ड्यूरिंग 24-25 आर एस्टिमेटेड कितना है भाई, रुपीज़ 14.13 एंड 11.75 लाख करोड़ रिस्पेक्टिवली। बोथ विल बी लेस देन दैट इन। ऑब्वियस सी बात है, आप ऊपर डेटा नीचे डेटा देखो, दोनों से क्या है, कम है। वोट ऑन अकाउंट, भाई ऑब्वियस ही बात है, अप्रूवल मांग रही है पार्लियामेंट से कि भाई मुझे ऐसा दीजिए। आई विल बी सीकिंग वोट ऑन अकाउंट अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट थ्रू द अप्रोप्रिएशन बिल ऑफ, जैसे मैंने बताया आपको, थ्रू अप्रोप्रिएशन बिल फॉर अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25। अब ये जो है ऑनरेबल स्पीकर सर ने जो डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बताया, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। डायरेक्ट टैक्स, over the last 10 years, the direct tax collection have more than trebled and the return figures swelled to 2.4 times. Nice. I would like to assure the taxpayer that their contribution have been used wisely for the development of country and welfare of its people। अब इसमें उनके टैक्स को जो है देश की कंट्री को विकसित करने में लगाया जाएगा। एंड आई अप्रिशिएट द टैक्स पेयर फॉर देयर सपोर्ट। ऑब्वियस सी बात है, बहुत टैक्स पेयर जो सपोर्ट है उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। द गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस्ड एंड रेशनलाइज्ड टैक्स रेट्स अंडर द न्यू टैक्स स्कीम। देयर इज़ नाउ नो टैक्स लाइबिलिटी फॉर टैक्स पेयर्स विथ इनकम अप टू 7 लाख। तो इन्होंने कहा कि नो टैक्स लाइबिलिटी फॉर टैक्स पेयर, अगर इनकी किसी की इनकम 7 लाख है तो उनकी नो टैक्स लाइबिलिटी होगी अब फ्रॉम रुपीज़ 2.2 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर 2013 to 2014। ओके, आई बोल रहे हैं द
थ्रेशोल्ड और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन और फॉर रिटेल बिजनेस वाज इंक्रीज्ड 2 करोड़ टू 3 करोड़, ये 2 से 3 करोड़ इंक्रीज कर दिया गया है. सिमिलरली द थ्रेशोल्ड फॉर प्रोफेशनल एलिजिबल फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाज इंक्रीज 50 लाख से कितना गया कर लिया गया 75 लाख तक. जो कॉर्पोरेट सेक्टर रेट वॉज डिक्रीज कर, कॉर्पोरेट सेक्टर का जो रेट है उसको डिक्रीज किया गया 30% से 22% तक फॉर एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनीज, 15% टू सर्टेन न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. ये स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, ज़्यादा नहीं है. हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं और डायरेक्ट टैक्स की बात कर लिए. बाय यूनिफाइंग द हाईली फ्रेगमेंटेड इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम इन इंडिया, जीएसटी हैज़ रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्री. ऑब्वियस सी बात है, सारा टैक्स टाइप में आ गया तो बर्डन ऑब्वियस सी बात है कम हुई है. द इंडस्ट्री हैज़ एक्नॉलेज द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी. ऑब्वियस सी बात है, जीएसटी का बेनिफिट बहुत है. अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सर्वे कंडक्टेड बाय द लीडिंग कंसल्टिंग firm, 94% of industry leaders view the transition to GST as largely positive. According to 80% of the respondent, it has led to supply chain optimization. Okay. As elimination of tax arbitrage, the octroi has resulted in disbanding of check post at state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled and the average monthly gross GST collection has almost doubled to कितना हो गया भाई 1.66 lakh crore this year. इस पर state to have benefited state SGST revenue including compensation released to state in the post-GST period of 17, 18, 22, 23 has achieved a buoyancy of कितना भाई 1.22. In the contrast, the tax buoyancy of state revenue from subsumed tax in the pre-GST 4-year period 12, 13, 14, 15, 16 तक की बात कर रहे हैं was a mere 0.2 और ये देख लो आप 0.72. The biggest beneficiaries are the consumers. As a reduction in the logistic cost and tax have brought down the prices of most goods and services. टैक्स प्रपोजल के बारे में आप पढ़ लेना. नॉन इतना बड़ी बात, मतलब उन्होंने अपने बात को आगे और व्यक्त किया है. इकनॉमी देन नाउ, जो हमारी इकनॉमी है कैसे बूस्ट कर रही है. आइए इसको पढ़ के ख़त्म करते हैं. जो लास्ट मेरे को कंक्लूजन अच्छा लगा. द exemplary track record of governance, development and performance effective delivery. The Jan Kalyan has given the government trust, confidence, blessing of the people realize whatever it take the goal of Viksit Bharat with good intentions. The dedication and hard work in the coming year and decades. इस लाइन को आप डायरेक्ट कंक्लूजन में यूज कर सकते हो. आप किसी भी डेवलपमेंट के क्वेश्चन में कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसलिए मेरी लाइन बहुत पसंद आई. सो इस तरीके से ये पूरा लेक्चर कंप्लीट होगा. अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर शेयर करें और ज़रूर अपना प्यार